In this video, we will be doing part 3 of chapter 6, class 7, science, जिसमें हम करेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन। तो इससे पहले हमने फिजिकल चेंज और केमिकल चेंजेस के बारे में दो वीडियोस में समझा था। अब थर्ड वीडियो में है रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी आयरन को जंग कैसे लगता है और उस वक्त क्या होता है एग्जैक्टली। लेट अस गेट बैक टू रस्टिंग। This is one change that affects iron articles and slowly destroys them. यानी जो रस्टिंग होती है, रस्टिंग ज़्यादातर आयरन की चीज़ों पर लग जाती है, जो लोहे की चीज़ें होती हैं उन पर लगती है, और जिसकी वजह से वो आइटम खराब हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। Since iron is used in making bridges, ships, cars, trucks, bodies and many other articles, the monetary loss due to rusting is huge. तो आयरन से ही ज़्यादातर चीज़ें बनती हैं, जैसे ब्रिजेस, बड़े बड़े ब्रिजेस बनते हैं जो हमने सड़कों पे देखे हैं, रिवर्स पे देखे हैं, शिप्स होती हैं, कार्स, ट्रक्स और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें आयरन से बनती हैं। और अगर उन पे रस्ट लग जाता है तो बहुत ज़्यादा मॉनेटरी लॉस होता है, यानी कि पैसे का नुकसान हो जाता है। तो अभी एक बार हम आयरन में रस्टिंग के प्रोसेस को समझ लेते हैं। रस्टिंग बेसिकली होता है जब आयरन को ऑक्सीजन और वाटर दोनों मिल जाते हैं। यानी अगर कहीं लेट्स से कोई ऐसा इलाका है जहाँ रिवर है या सी है, तो वहाँ पर आयरन को सिर्फ मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है एयर के अंदर, यानी ह्यूमिडिटी वहाँ ज़्यादा होती है, तो जिसकी वजह से जल्दी से रस्ट लगना शुरू हो जाता है। तो रस्टिंग के लिए क्या क्या चाहिए? एक तो ऑक्सीजन और एक वाटर, और वाटर नहीं तो वाटर वेपर, यानी कि ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा है तो पानी नहीं चाहिए उसको, फिर ऑक्सीजन और सिर्फ ह्यूमिडिटी से ही रस्टिंग हो जाएगी, यानी वहाँ जंग लग जाएगा। जैसे कि समुद्र के किनारे जल्दी जंग लग जाता है, या रिवर के आसपास जैसे हरिद्वार है, या ऐसी जगह जहाँ पर रिवर है वहाँ और जल्दी से रस्टिंग हो जाती है। तो इन फैक्ट इफ द कंटेंट ऑफ मॉइस्चर इज एयर इन एयर इज हाई, विच मीन्स इफ इट इज मोर ह्यूमिड रस्टिंग बिकम्स फास्टर। तो ये हमने आपको बता दिया है कि जहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, यानी कि मॉइस्चर ज़्यादा होता है एयर में, वो वहाँ रस्टिंग ज़्यादा जल्दी हो जाती है। सो अब रस्टिंग से बचें कैसे? हाउ टू प्रिवेंट रस्टिंग? तो प्रिवेंट आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन और वाटर और बोथ। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें जो आयरन की चीज़ें हैं उनको पानी से या ऑक्सीजन से कॉन्टैक्ट को, यानी दोनों को कॉन्टैक्ट को बचाना पड़ेगा। यानी कि जैसे हम उसके ऊपर पेंट कर सकते हैं, तो अगर हम पेंट लगा दें या ग्रीस कर दें, ये ग्रीस है, ये पेंट, अगर हम आयरन की चीज़ों के ऊपर पेंट का कोट कर दें या फिर ग्रीस लगा दें तो उसको ऑक्सीजन जो है टच नहीं कर पाएगी और उससे वो सेफ हो जाएगा। इनफैक्ट दीज कोट्स शुड बी अप्लाइड रेगुलरली टू प्रिवेंट रस्टिंग। और ऐसे ये जो पेंट या ग्रीस के कोट्स हैं ये रेगुलर इंटरवल्स के बाद, यानी थोड़े समय के बाद दोबारा करने चाहिए ताकि उनको रस्टिंग नहीं लगे। Another way is to deposit a layer of metal like chromium or zinc or iron. तो दूसरा तरीका है, जैसे हमने पेंट किया है ऐसे ही हम लोग एक कोटिंग कर देते हैं आयरन के ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, जो आपने देखा होगा जैसे कि साइकिल के रिम्स होते हैं, जो टायर्स के रिम होते हैं, आपने देखा होगा उस पर एक सिल्वर कलर की कोटिंग होती है जिसको क्रोमियम कोटिंग या जिंक या निकल कोटिंग बोल देते हैं। तो इस तरह की कोटिंग करने से भी आयरन को रस्ट से बचाया जा सकता है। तो ये कोटिंग कैसे होती है? ये कोटिंग होती है एक मेथड से जिसका नाम है गैल्वेनाइजेशन, जिससे हम जिंक की कोटिंग कर सकते हैं, जो आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी के लिए आपके लिए इतना जानना जरूरी है कि जब आयरन के ऊपर जिंक की लेयर को डिपॉजिट करते हैं, जब जिंक एक मेटल है, जिंक के को अगर हम आयरन के ऊपर डिपॉजिट कर देते हैं तो उसको गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। जैसे एक साइकिल का रिम है और इसके ऊपर एक निकल की या जिंक की कोटिंग कर देंगे जिससे कि ये कवर हो जाएगा, तो आयरन जो है वो सीधा एयर के कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में या वाटर के कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा, जिससे ये रस्टिंग नहीं होगी। तो उस
प्रोसेस को जिसमें कि जिंक का डिपॉजिट करते हैं उसको आयरन के ऊपर, उसे गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। तो एक जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं, तो ये गैल्वेनाइजेशन है। आपने ऐसे ही देखा होगा जो हमारे घर में वाटर के पाइप्स होते हैं उनको भी, उनके ऊपर भी ऐसी ही एक लेयर होती है जिसको हम गैल्वेनाइजेशन बोल देते हैं। तो यू नो दैट शिप्स आर मेड ऑफ आयरन एंड अ पार्ट ऑफ देम रिमेन्स अंडर वाटर। ऐसे ही शिप्स जो होती हैं, शिप्स पूरी की पूरी आयरन से बनी होती हैं और जो उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो होता है वो पानी के अंदर होता है, जो उसका बेस होता है शिप का। तो ऑन द पार्ट अबव वाटर ऑल्सो, वाटर ड्रॉप्स कीप क्लिंजिंग टू द शिप्स आउटर सरफेस। और जो उसके ऊपर का पार्ट होता है उस पे भी, क्योंकि पानी की छींटें वगैरह पड़ती रहती है, तो उस पे भी पानी जो है उस पर जमा रहता है। मोरोवर वाटर ऑफ द सी कंटेन्स मैनी सॉल्ट्स। और जो सी होता है उसके पानी में सॉल्ट भी होता है। तो सॉल्ट वाटर मेक्स द प्रोसेस ऑफ रस्ट फॉर्मेशन फास्टर। और जो सॉल्ट वाटर होता है वो रस्ट का जो प्रोसेस होता है उसको भी तेज कर देता है, फास्ट कर देता है। Therefore, ships suffer a lot damage from rusting in spite of being painted. इसलिए जो शिप्स होती हैं उनको बहुत ज़्यादा रस्टिंग होती है और उनको बहुत ज़्यादा डैमेजेस होती हैं। उसको पेंट होने के बावजूद उसको बहुत ज़्यादा डैमेजेस होती हैं रस्टिंग से, यानी जंग लगता है। So much so that a fraction of ship's iron has to be replaced every year. Can you imagine the monetary loss to the world? तो जो ये शिप्स होती हैं इन पे इतना ज़्यादा रस्टिंग होती है हर साल कि हर साल उनके कुछ हिस्से को रिप्लेस करना पड़ता है, जो आयरन का हिस्सा होता है उसे रिप्लेस करना पड़ता है, जिसमें खूब सारा मॉनेटरी लॉस होता है पूरे वर्ल्ड में सभी लोगों को, जो लोग शिप से रिलेटेड हैं। अब ये स्टेनलेस स्टील एक तरह का कॉम्बिनेशन होता है, मिक्सचर होता है, जो कि आयरन, कार्बन और मेटल्स लाइक क्रोमियम, निकल या मैग्नीज को मिला के बनता है, जो कि जिसको रस्ट नहीं लगता है। तो ये स्टेनलेस स्टील एक तरह का मिक्सचर है मेटल्स का, जिसमें कि आयरन है, कार्बन और बाकी मेटल्स जैसे क्रोमियम, निकल या मैग्नीज होता है। और ये स्टेनलेस स्टील के हमने घर में बर्तन यूज करते हुए देखे हैं जिन पे बिल्कुल भी रस्ट नहीं लगता है। तो ये हमने पढ़ा रस्टिंग के बारे में। अब हम देखेंगे क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? क्रिस्टलाइजेशन का मीनिंग होता है क्रिस्टल्स का बनना, किसी सॉल्यूशन से क्रिस्टल्स का बनना। जैसे आपने देखा होगा सॉल्ट के क्रिस्टल्स बन जाते हैं सी वाटर के आसपास, इसी तरह से large crystal of pure substances can be formed by from their solutions. The process is called crystallization. तो जो प्रोसेस होता है क्रिस्टल बनने का किसी भी चीज से, उसको क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। और ये एक फिजिकल चेंज का एग्जांपल है, यानी किसी चीज के क्रिस्टल बनना, क्योंकि वो उसमें कुछ नई चीज नहीं बन रही है। जैसे लेट्स से सॉल्ट है, तो सॉल्ट क्रिस्टल भी सॉल्ट ही है, तो इसलिए उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, तो वो फिजिकल चेंज है। उसमें कोई केमिकल चेंज नहीं है, उसमें कुछ नया प्रोडक्ट नहीं बना है। तो क्रिस्टलाइजेशन इज एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज। ये इस तरह का क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है। तो एक्टिविटी 6.9 देखते हैं हम, जिसमें हम क्रिस्टल्स बनाएंगे। तो टू बी परफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ अ टीचर। तो ये जो क्रिस्टलाइजेशन का जो एक्टिविटी है, ये एक टीचर की प्रेजेंस में ही होना चाहिए और वैसे इसको नहीं करना चाहिए। यूज ओनली डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, बी केयरफुल वाइल बॉइलिंग वाटर। तो इसमें एक सावधानी कॉशन दिया हुआ है कि जब आप सल्फ्यूरिक एसिड यूज करेंगे तो सिर्फ डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज करना है, और बॉइलिंग वाटर जब हम यूज करते हैं तो उसको हमें केयरफुल रहना उस समय जब हम पानी को बॉईल करते हैं। तो अब हम ये एक्टिविटी देखते हैं। एक्टिविटी में है टेक अ कप फुल ऑफ वाटर इन अ बीकर एंड ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो एक बीकर ले लेंगे हम और बीकर के अंदर हम पानी भर लेंगे और उसमें 2-4 ड्रॉप्स हम सल्फ्यूरिक एसिड की डाल देंगे ड्रॉपर से।
ड्रॉपर से हमने 2-3 ड्रॉप्स सल्फ्यूरिक एसिड की डाल दी। अब इसे हम वाटर को हीट करेंगे। जब हम वाटर को हीट करेंगे या गर्म करेंगे और जब ये बॉईल होना शुरू हो जाता है तो हम इस पर कॉपर सल्फेट का पाउडर स्लोली डालना शुरू कर देंगे और उसको हिलाना शुरू करेंगे। तो बीकर के अंदर हम कॉपर सल्फेट का पाउडर डालना शुरू करेंगे, धीरे धीरे हिलाना शुरू करेंगे। कंटिन्यू एडिंग कॉपर सल्फेट पाउडर टिल नो मोर पाउडर कैन बी डिसॉल्व। तो तब तक हम ये पाउडर कॉपर सल्फेट का डालते रहेंगे जब तक कि वो पूरा डिसॉल्व नहीं, मतलब होना बंद नहीं हो जाएगा। जब उसमें और कॉपर सल्फेट जो है डिसॉल्व नहीं हो सकेगा, उस समय तक हमें उसके अंदर कॉपर सल्फेट पाउडर डालते रहना और हिलाते रहना है। अब उसके बाद जब एक बार हो जाता है ऐसा कि उसमें और कॉपर सल्फेट मिक्स नहीं हो रहा है, तो हम उसको फिल्टर करेंगे, उसको छान लेंगे और उसको ठंडा होने देंगे। अलाउ इट टू कूल। डू नॉट डिस्टर्ब द सॉल्यूशन व्हेन इट इज कूलिंग। उस सॉल्यूशन को हाथ नहीं लगाना है जब वो ठंडा हो रहा हो, और उसे डिस्टर्ब नहीं करना है, हिलाना नहीं है। लुक एट द सॉल्यूशन आफ्टर सम टाइम। कैन यू सी द क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट? इफ नॉट, वेट फॉर सम मोर टाइम। तो जब ये सॉल्यूशन ठंडा हो जाएगा तो हम थोड़ी देर के बाद उसमें देखेंगे कि उसमें अपने आप ही क्रिस्टल बनने शुरू हो गए। आप देख सकते हैं कि ये कॉपर सल्फेट को गर्म करके ठंडा किया हुआ है, खूब सारा कॉपर सल्फेट पाउडर मिला करके। जब इसमें मिलना बंद हो गया तो हम इसको हमने कूलिंग के लिए रख दिया, और कूल करने के बाद इसके नीचे कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स बन गए हैं। तो ये क्रिस्टलाइजेशन होता है, क्रिस्टलाइजेशन का तरीका है। तो इस चैप्टर में हमने सीखा फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में। तो ट्राई टू आइडेंटिफाई चेंजेस दैट यू ऑब्जर्व अराउंड यू एज फिजिकल और केमिकल चेंजेस। तो सिंस आपने ये फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में सीख लिया है, तो अब आप अपने आसपास जो भी चेंजेस हैं उनको फिजिकल या केमिकल चेंजेस में आइडेंटिफाई करें। तो यहाँ पर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कीवर्ड्स देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, जैसे कि केमिकल चेंज, क्रिस्टलाइजेशन, फिजिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन, गैल्वेनाइजेशन और रस्टिंग। और इनको और अच्छे से समझ लेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो इस चैप्टर से रिलेटेड हैं। और उसके बाद फिर हम इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस यानी क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। ऑल द बेस्ट।